और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करवा रहे पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए ईरान के मिलिट्री विमानों को अपने नूर खान एयरबेस में पनाह दी थी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ जहां पाकिस्तान दोनों देशों के बीच शांति के लिए मध्यस्थ होने का दिखावा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरानी मिलिट्री विमानों को अमेरिका के हवाई हमलों से बचाने के लिए अपने एयरबेस पर छिपने की जगह दी। और देखिए, इस खुलासे के बाद वॉशिंगटन में तीखा रिएक्शन भी देखने को मिला। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से अधिकारियों ने बताया है कि 8 अप्रैल को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब युद्ध विराम की घोषणा की थी, उसके कुछ ही समय बाद ईरान ने अपने कई विमान को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर शिफ्ट कर दिया था। इन विमानों में ईरानी वायुसेना का एक RC-130 टोही और खुफिया जानकारी जुटाने वाला विमान भी शामिल था। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के पास है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी सांसदों ने इस्लामाबाद की भूमिका पर सवाल उठाए थे। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस संकट में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका का फिर से आकलन करने की मांग की है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही है नूर खान बेस जहां पर इस विमान को छुपाया गया था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी एयरबेस पर हमला भी किया था। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं। मनीष, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? पाकिस्तान आखिर क्या डबल गेम खेल रहा है? अमित, पाकिस्तान का दोहरा चेहरा बिल्कुल सामने आ गया है और इसी के बारे में भारत भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस बात को रख रहा था कि पाकिस्तान इस समय डबल गेम खेल रहा है, जहां एक तरफ वो इजरायल के खिलाफ पूरी तरह से पुरजोर तरीके से एक्सपोज होकर बोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और जो अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी मध्यस्थता की आड़ में वो अपने इकोनॉमिकल जितने भी कंडीशंस हैं उनको साधने के साथ साथ यहाँ पर जो ईरानियन फाइटर एयरक्राफ्ट और रैकी एयरक्राफ्ट हैं, सर्विलांस एवैक सिस्टम्स हैं, उन सबको नूर खान एयरबेस और उसके अलावा बाकी जो एयरबेसेस हैं वहाँ पर छुपा के रख रहा है हैंगर्स में, ताकि अमेरिका की जो सैटेलाइट्स हैं वो इसको स्पॉट ना कर पाए। जैसे ही सेनेटर ग्राहम ने इस बात को बोला, उसके बाद अमेरिकी एजेंसी के पास जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उसको इवेलुएट किया गया, पाकिस्तान को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया। हम आपको ये बता दें कि इस समय पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन बेसिस और अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट कई बार स्पॉट की गई है, देखी गई है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब नूर खान एयरबेस या उसके आसपास के एयरबेस को टारगेट किया गया था, तो उस दौरान भी अमेरिका ने कहा था और उसे रोकने की बात कही थी। तो यही वजह है कि इस बार पाकिस्तान की तरफ से ये जो अपना फ़ायदा उठाते हुए ईरान से भी जो वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उससे ऑयल और फ्यूल लैंड बॉर्डर के ज़रिए उनके तक पहुँच सके, क्योंकि बदहाली बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसका फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में वो अपना जो बेनिफिट है वो साधना चाहता है। और ये इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल क्लियरली मैसेज यूएस से आया कि उनको जल्द से जल्द जो ईरानियन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसके अलावा रैकी एयरक्राफ्ट हैं, उनको वहां से वापस भेज दे। एक और बात जो कि इसमें अपडेट के तौर पर है कि जो ईरानियन सिविल एयरक्राफ्ट है, जब एयर स्पेस बंद हुआ तो अफगानिस्तान के हेरात अफगानिस्तान के काबुल के पास भी महान एयर का जो एक एयरक्राफ्ट था, सिविल एयरक्राफ्ट, उसने वो वहाँ पर बेस बनाया और वहाँ पे उसे अभी भी पार्क किया हुआ है। लेकिन अफगानिस्तान, बिल्कुल मनीष, जैसा आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए डबल गेम खेला, लेकिन उसका जो डबल गेम है इस वक्त एक्सपोज हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका ये तो माननी होगी कि किस तरह से जो चीन है उसके जो हित है वो पाकिस्तान के साथ है, ईरान के साथ भी है। और यही वजह है कि चीन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की इतनी ज्यादा है कि 80% उसके जो हथियार आते हैं वो चीन से आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ईरान जो कर रहा है और उसको जो मदद चीन से मिल रही है, और चीन भी ये चाहता है कि पाकिस्तान भी वही मदद ईरान को दे। और देखिए ईरान की किस तरह से पाकिस्तान मदद कर रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, मनीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि भारत में एक अहम बैठक होने जा रही है, ब्रिक्स सम्मेलन। और इस ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार ऐसा मौका होगा कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची मौजूद रहेंगे और एक ही टेबल पर भारत सहित, चाहे वो भारत, ब्राजील, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट जैसे देश के भी नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। और हो सकता है कि भारत इस युद्ध में एक अहम भूमिका निभाए ताकि इस टेंशन को
खत्म किया जा सके और एक बार फिर से सामान्य स्थिति हो सके। और प्रधानमंत्री मोदी इसी का संदेश लेकर मिडिल ईस्ट भी जाने वाले हैं। मिडिल ईस्ट में कहां जाएंगे प्रधानमंत्री का दौरा होगा यूएई में, क्योंकि प्रधानमंत्री नॉर्डिक देशों में जाने से पहले अपने यात्रा के दौरान यूएई में जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कोशिश करेंगे कि इस टेंशन को कम किया जाए। और प्रधानमंत्री लगातार यही कोशिश भारत के लिए भी कर रहे हैं कि लोगों को समझा रहे हैं जो इस वक्त जो जंग चल रही है, अगर उसके असर को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तेल का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कीजिए, जितनी जरूरत है उतनी कीजिए। तो प्रधानमंत्री ने पहले हैदराबाद और उसके बाद सोमवार को वडोदरा में लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम ने कहा कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग आप कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम की अपील करने के साथ साथ स्कूल से भी अपील की है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्मेट को लागू करने की कोशिश करें। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर के कोरोना संकट का सामना किया था, ठीक वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। अब इसके साथ पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने और खेती के लिए केमिकल खाद के इस्तेमाल में कमी लाने की भी अपील की है। चौबीस घंटे में पीएम मोदी की दूसरी बार अपील। मोदी का क्लियर टारगेट, विदेशी मुद्रा बचाएं, संकट टालें। मिडिल ईस्ट से रूस और यूक्रेन तक का संकट दुनिया के लिए आफत बनता जा रहा है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप है और इसके खुलने के आसार फिलहाल नहीं दिखते। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से डेडलॉक बना हुआ है, उसकी वजह से यूरोप, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रभावित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में दूसरी बार साफ साफ कह दिया है कि संकट बड़ा है, इसलिए मिलकर निपटना होगा। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का संघर्ष अभी भी अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले करीब 120 जहाज रोज होर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही से पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच भी अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल इंपोर्ट करता है। 2 महीने से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब बंद है। इसलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया भर से 775 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें 135 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आता है, 72 बिलियन डॉलर का सोना, 18 से 19 बिलियन डॉलर का खाने वाला तेल और करीब 18 बिलियन डॉलर की खाद इंपोर्ट करता है। ये बिल अब देश के हालात पर भारी पड़ रहा है।
पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे पीएम मोदी ने भांप लिया है, इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम हिमंता के साथ आज 4 मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सुबह 11:40 पर शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्य को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज शपथ लेने वालों में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता चरण बोरो और बीजेपी विधायक अजंता नियोग शामिल हैं। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर रंजीत दास असम विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। और सीएम शर्मा ने खुद ही एक्स में पोस्ट करने के साथ ये बता दिया कि उनके साथ आज कौन कौन वो चेहरे हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये 4 नाम हम आपको बता चुके हैं कि ये 4 नाम हैं जो उनके साथ आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। 2021 उसके बाद 2026 लगातार दूसरी बार एक गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर वो दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे असम की नया जो सरकार बनने जा रहे हैं उनका शपथ होगा। और ये समारोह में भारत के सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन जी, साथ में तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कोई सारे सेंट्रल कैबिनेट का मंत्री भी समारोह में भाग लेगा। हमारा लगता है कि एक भव्य समारोह होगा और पूरा असम से हमारे बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता होते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे पार्टी का ज्येष्ठ कार्यकर्ता तक सारे लोग समारोह में मौजूद रहेगा। और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। उन्होंने असम की समृद्धि की कामना की है। गुवाहाटी के इसी ग्राउंड में आज असम के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ। असम की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास रखा है, निश्चित रूप से हेमंत जी उस विश्वास को सार्थक करेंगे और निश्चित रूप से असम का विकास होगा। और मेरी विभाग की ओर से भी करीब 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। हम लोग काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी रिंग रोड से लेकर जो काम है और गति से करेंगे और असम को हम हिंदुस्तान का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। तो शपथ ग्रहण के लिए खास तैयारियां की गई जिसकी झलक भी आप देख रहे हैं।
अब अंदर माहौल कैसा है और कैसा यह समारोह होने जा रहा है, ये बता रहे हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। गुवाहाटी के इसी ग्राउंड में आज असम के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ 4 अन्य लोग मंत्रिपरिषद में होंगे। उन नामों की बात कर लें तो पहला नाम है उसमें रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली चाय बागान और ओबीसी कम्युनिटी के जो ट्राइब कम्युनिटी भी वहां पे होती है, इन सब के बीच एक अच्छे जनाधार वाले ग्राउंडेड नेता माने जाते हैं। पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उसके अलावा दूसरे बीजेपी से व्यक्ति की बात कर लें तो अजंता नियोग हैं, जो कि 2020 में बीजेपी में आई थी। असम की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पे वो जानी जाती हैं, बहुत कुशल प्रशासक के तौर पे जानी जाती हैं। वो महिला चेहरे के तौर पे आज शपथ लेंगी और साथ ही साथ एनडीए के जो 2 सहयोगी दल हैं, एजीपी और बीपीएफ, इन दोनों के एक एक व्यक्ति हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ शपथ लेंगे आज मंत्री के तौर पे। अतुल बोरा होंगे जो कि एजीपी से हैं और बीपीएफ से चरण बोरो होंगे जो कि बीपीएफ से होंगे। अतुल बोरा की बात कर लें तो एजीपी के अध्यक्ष हैं और असमिया पॉलिटिक्स के साथ कैसे राष्ट्रीय राजनीति को जोड़ा जाए एनडीए की रणनीति के तहत और एनडीए की नीतियों के तहत, उसके वो प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। उस लिहाज से हेमंत बिस्वा शर्मा आज एक छोटे मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के बाकी बड़े नेताओं की अगर बात कर ले, चाहे गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, इस तरह के बड़े नेता होंगे। साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का भी एक बड़ा जमावड़ा होगा। और जिस प्रकार से असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और सरकार इनफैक्ट सब कुछ हो चुका है, आज सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो उस लिहाज से समझा जा सकता है कि बीजेपी नेताओं के लिए और एनडीए नेताओं के लिए ये कितनी बड़ी बात होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली प्रधानमंत्री के तौर पर आने के बाद पूर्वोत्तर खासतौर पर उनके फोकस का केंद्र रहा और हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आप को उस पैमाने पे बहुत बेहतर तरीके से ढाला है। इस पूरे इलेक्शन को उन्होंने अपने केंद्रित रखा और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, पॉपुलर स्कीम की बात हो, संगठन की बात हो, नैरेटिव की बात हो, हर पैमाने पर हेमंत बिस्वा शर्मा खरे उतरे। कांग्रेस उनके आसपास भी नहीं टिक सके, जिसका ये नतीजा था कि बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत बनाया और अपने दम पर बहुमत होने के बावजूद आज जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, एक छोटा मंत्री परिषद आज यहाँ पे छोटी मंत्री परिषद बन रही है, उसमें भी एनडीए के जो 2 सहयोगी घटक दल हैं, दोनों के एक एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। तो सीधे चलते हैं गुवाहाटी, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, क्योंकि आपने अपनी रिपोर्ट में काफी कुछ कह दिया है, लेकिन फिर भी इच्छा तो हो ही रही है सबकी जानने की, आखिरकार हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो 4 चेहरे चुने हैं अपने साथ, उनका क्या महत्व है पॉलिटिकली और साथ ही सरकार के अंदर? क्योंकि ये बहुत छोटा मंत्रिमंडल रखा जा रहा है और ये पैटर्न हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में भी हुआ, बंगाल में भी हुआ और आज एक बार फिर से असम में भी बीजेपी इस काम को कर रही है कि जब मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे तो उनके साथ एक छोटा मंत्रिमंडल, और आज के डेट में असम में सिर्फ 4 लोग मंत्रिपरिषद में होंगे, फिर आगे विस्तार किया जाएगा जल्दी। और इन नामों के हिसाब से अगर आप बात कर लें तो बीजेपी ने भले ही अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल कर लिया असम के चुनाव में, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में जो घटक दल थे उनको एक बार फिर से शामिल किया जा रहा है। इसमें अतुल बोरा की अगर बात करें तो एजेपी के वैसे नेताओं में वो हैं जो कि एजीपी के रीजनल आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए एनडीए के साथ वो चलते हैं और ये निश्चित तौर पे एक खास चीज होती है कि उसमें एक बैलेंसिंग रहता है। हालांकि पार्टी के भीतर उनके ऊपर दबाव भी रहता है कि बीजेपी के और एनडीए के साथ लगातार रहने के चलते शायद उनकी रीजनल आइडेंटिटी कहीं कम ना हो जाए, लेकिन वो इस बात की परवाह किए बगैर असम के डेवलपमेंट के लिए वो इस काम को करते हैं। आज उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, 10 विधायक उनकी पार्टी के जीते। दूसरे नाम की बात कर लें तो चरण बोरो, ये वो नेता हैं जो कि बीपीएफ यानी कि बॉर्डरलैंड पीपल्स फ्रंट को वापस बीजेपी के साथ लाने में इनकी अहम भूमिका रही। विवादों से दूर रहकर संगठन के लिए काम करने वाले नेताओं के तौर पे जाने जाते हैं, शांत नेता जाने जाते हैं। पिछली बार भी मंत्री थे और एक बार फिर से उनको हेमंत बिस्वा शर्मा के सरकार में आज शपथ दिलाई जा रही है। इसके अलावा बीजेपी के जो 2 नेता हैं उनमें रामेश्वर तेली की बात करें तो पार्टी के ओबीसी और टी ट्राइब यानी कि चाय बागान के जो ट्राइब हैं और ओबीसी उस इलाके में बहुत ग्राउंडेड नेता, ग्रास रूट नेता के तौर पे उनकी छवि है। उनके पिताजी ड्राइवर हुआ करते थे और बहुत नीचे से उन्होंने शुरुआत किया। बाद में आपने देखा होगा कि डिब्रूगढ़ से लोकसभा सांसद बने और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी रहे थे। जब सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं रहे, हेमंत बिस्वा शर्मा बने, तो सर्बानंद सोनोवाल को उस सीट से वापस लड़ाया गया और तब रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेजा गया। उसके बाद में वापस उनको राज्य के पॉलिटिक्स में ला गया।
और वहां से विधायक बने हैं वो, और आज वो मंत्री पद की भी शपथ लेंगे। दूसरा नाम है अजंता नियोग, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा के सरकार की सबसे पावरफुल महिला फेस के तौर पे आप उनको जाने, पहले भी वो मंत्री रही हैं। और न सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार के, बल्कि असम में जो नेता हैं उनमें सबसे पावरफुल महिला फेस के तौर पे उनको जाना जाता है। बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके पति पहले हुआ करते थे पॉलिटिक्स में, उल्फा हिंसा में जब उनकी हत्या हो गई उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आई, और तरुण गोगोई की बहुत खास मानी जाती थी, बहुत अच्छा काम करती थी। वो बेहद भरोसेमंद नेताओं में से थी तरुण गोगोई की, जिस प्रकार से उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा थे। 2020 में उन्होंने छोड़ा कांग्रेस पार्टी और हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आई, और उसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री बनाया गया था 2021 में, और एक बार फिर से उनको सरकार में शामिल किया जा रहा है, और माना यही जा रहा है कि इसी तरह का महकमा उनको आगे भी दिया जाएगा। तो ये वो जो 4 चेहरे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ आज शपथ लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी और खास बात है अमित, वो ये कि हेमंत बिस्वा शर्मा का लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना और बीजेपी का लगातार तीसरी बार शपथ लेना, उसमें जो सबसे बड़ी वजह के तौर पे अगर आप बात करें तो लोग 2 ही चीज बता रहे हैं। एक तो ये कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वेलफेयर स्कीम हो, और दूसरी चीज कि नरेंद्र मोदी के दिल्ली आने के बाद असम और नॉर्थ ईस्ट सेंटर स्टेज पर है, पूरा देश उनकी आवाज सुन रहा है। ये फीलिंग यहाँ पर बहुत नजर आ रही है, जिसके चलते शायद इस प्रकार का करिश्मा हो रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार आज बना रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने जो बातें बताई हैं उससे साफ हो जाता है कि आखिरकार जो पूरा रूपरेखा तैयार किया गया इस सरकार का, उसमें क्यों और किस तरह से जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं बैलेंस, संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ लोगों का जो अनुभव है उसका भी यहां पर आप कह सकते हैं कि संज्ञान लिया गया है। लेकिन मामा कह के उनको बुलाया जाता है देवेंद्र, और मुझे लगता है कि शायद एक बार फिर से जनता ने इस मामा को मौका दिया है कि उनकी सेवा करें, और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 11 बजे के बाद शपथ ग्रहण की जो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद शुरू हो जाएगा गेस्ट का आना। तब हम लगातार देवेंद्र के पास जाएंगे, इस बारे में और ज़्यादा अपडेट भी लेते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शपथ समारोह में शामिल होने सोमवार शाम को ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ बनी है। ये नरेंद्र मोदी जी में विश्वास की जीत है, विकास की जीत है, जन कल्याण की जीत है। और कांग्रेस तो अब सांप्रदायिक पार्टी बन के रह गई है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम ने विकास किया है, और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अब सुरक्षित आसाम और विकसित आसाम, विकसित भारत के लिए उसका निर्माण हो रहा है। बहुत बधाई। अपने दिल के गहराइयों से असम की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हेमंता जी के कुशल नेतृत्व में यह तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक नया कीर्तिमान, एक नया युग अगले 5 साल का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कल स्थापित होने जा रही है। दिल की गहराइयों से हेमंता जी और उनकी पूरी टीम, जो 5 लोगों का शपथ भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ प्रदेश की जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं। जिस तरीके से असम की जनता ने एक बार फिर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हेमंता बिस्वा शर्मा जी के विकास की राह पर चलने वाली सरकार को चुनने का काम किया है, ये अपने में दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी मेरे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरी तरीके से कायम है। और आज असम में हेमंता बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे हैं। तमिलनाडु, बंगाल की सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया। अब उम्मीद है कि आज केरल को भी नया सीएम मिल जाएगा। कांग्रेस आज केरल के मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम आप कह सकते हैं कौन बनने जा रहा है, उस सस्पेंस से पर्दा हटा सकती है। राहुल गांधी आज कांग्रेस केरल के सभी पूर्व पीसीसी सदस्य के साथ बैठक करेंगे। पीसीसी सदस्य से सलाह मशवरा करने के बाद अंतिम निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी। और इस रेस में केसी वेणुगोपाल बहुत आगे निकल गए।
उनके समर्थन में करीब 50 विधायक आ चुके हैं, जबकि रेस में दूसरे उम्मीदवार वीडी सतीशन के 7 नाम के विधायकों का समर्थन बचा है। और वहीं कांग्रेस नहीं चाहती है कि राज्य में विरोध प्रदर्शन और आगे बढ़े, इसीलिए पार्टी जल्द ही फैसला लेना चाहती है और मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नाम का ऐलान करना चाहती है। और सोमवार को बंगाल की शुवेंदु सरकार में शामिल मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ तो कोलकाता में शुवेंदु कैबिनेट की पहली मीटिंग भी हो गई, जिसमें सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले किए। शुवेंदु सरकार के बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का फैसला लिया और साथ ही बंगाल को केंद्र की आयुष्मान योजना से भी जोड़ा जाएगा, ये भी ऐलान किया। अब राज्य को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा जाएगा। बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होगी। घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक राज्य सरकार में नौकरी चाहने वालों के लिए अब आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी गई है। वहीं बंगाल में बीएनएस को आधिकारिक रूप से लागू किया गया है। वहीं जनगणना को हरी झंडी दे दी गई है। तो पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा में मारे गए 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों के कल्याण के लिए केंद्रीय योजना का लाभ दिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और उज्ज्वला योजना जैसे जो भी योजनाएं हैं, अब इसका लाभ बंगाल की जनता को मिलने जा रहा है। पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कर दिया हम लोग, आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने का बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसलिए आपको सामने मैं इसका खुलासा किया। मैनिफेस्टो में था आयुष्मान भारत, कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट और दूसरे तरीके जो प्रक्रिया करना चाहिए वो प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। और बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीएस चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को कोर्ट ने 13 दिन की रिमांड पर सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के केस में पुलिस ने मयंक शर्मा, विक्की सिंह मौर्य और राज नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मयंक शर्मा, विक्की सिंह मौर्य बिहार के बक्सर से पकड़े गए, जबकि राज को बलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस ने दावा यह किया है कि चंद्रनाथ की हत्या के बाद से भागते वक्त तीनों अपराधियों ने एक टोल बूथ पर यूपीआई से पेमेंट किया था। उससे मिली जानकारी, इंफॉर्मेशन के आधार पर ही पुलिस ने लोगों को पकड़ा है। अब पुलिस इन तीनों आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री भी खंगाल रही है। तो बंगाल की टीएमसी सरकार में अग्निशमन सेवा मंत्री रहे सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अधिकारियों ने सोमवार रात सुजीत बोस की गिरफ्तारी से पहले उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। टीएमसी नेता बोस पर पिछले सरकार के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के नगर पालिका रोजगार घोटाले का आरोप है। बोस हाल ही में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में अपने गृह नगर विधानसभा क्षेत्र में हार भी गए थे। मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों छात्रों में एक बार फिर से नीट परीक्षा को लेकर गुस्सा है, क्योंकि नीट यूजीसी 2026 परीक्षा के बाद अब पेपर लीक जैसी आशंकाओं ने छात्रों और साथ ही पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि मामले में राजस्थान एसओजी फुल एक्शन में अब तक 14 संदिग्धों को पकड़ा जा चुका है। देखिए, लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से भी मनीष नाम का एक युवक को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक शख्स जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने आया था पेपर और वहीं से लीक होने की भी बात सामने आई थी। दूसरी ओर लीक की खबरों से छात्रों में गुस्सा है और आज दिल्ली में गुस्साए छात्र मामले को लेकर के प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। दरअसल नीट एग्जाम के बाद से एक गेस्ट पेपर सामने आया था जिसमें 120 सवाल वही हैं जो नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए थे, यानी कि कुल मिलाकर के 600 नंबर के सवाल गेस्ट पेपर में आए थे और इसमें छात्रों ने पुलिस से शिकायत की है और अब टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या एक बार फिर नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया है? गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं।
उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। आखिर 120 सवाल गेस्ट पेपर में हूबहू कैसे मिले? हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि क्या फिर नीट पेपर लीक की साजिश हुई है? लीक होने के चक्कर में, माफिया लोगों के चक्कर में हर बार कट ऑफ इतना हाई हो जाता है कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई रिजल्ट मिलता नहीं है। जो उनकी मेहनत होती है उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता उनको। इस साल मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, आखिर में ये चीज़ पता चलती है जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सबको निकाला जाए। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका सिस्टम फेल है ऐसा करने के लिए, तो आप री एग्जाम कंडक्ट कराएं। और सीकर, झुंझुनू, देहरादून पेपर लीक की आशंका पर पुलिस का एक्शन। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट पर एक बार फिर पेपर लीक के बादल मंडरा रहे हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के बाद अब पेपर लीक जैसी आशंकाओं ने छात्रों और पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि राजस्थान से सामने आए एक मामले में दावा किया जा रहा है कि परीक्षा से पहले लाखों रुपए में एक सैंपल पेपर बेचा गया था और उसमें से 120 सवाल नीट यूजी 2026 परीक्षा में पूछे गए सवाल से मिलते जुलते थे। 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। दावा है कि नीट एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया था। 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे और इस गेस्ट पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए, यानी 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो मार्केट में था। गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। हालांकि पुलिस फिलहाल पेपर लीक की बात से इनकार कर रही है, लेकिन राजस्थान एसओजी मामले की जांच में जुटी है। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 14 संदिग्धों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक क्वेश्चन पेपर सीकर भेजने वाला चूरू का लड़का है, जो केरल के कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसी ने 1 मई को गेस्ट पेपर सीकर के अपने एक दोस्त को भेजा। वहां से ये सीकर के एक पीजी संचालक को मिला, जिसने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को दे दिया और उनके जरिए ये अन्य छात्रों और करियर काउंसलर तक पहुंचा और फिर छात्रों के बीच बढ़ता चला गया। एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेस्ट पेपर, जिसमें करीब जो ये ओपन डोमेन में अवेलेबल है ये गेस्ट पेपर। मतलब कि देखिए, पेपर लीक का मेन प्रिंसिपल क्या है कि वो सिक्योरिटी रहना। जितनी हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन करी है कि भाई यदि पेपर मैंने ओपन डोमेन में डाल दिया तो मेरे को उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। पेपर लीक की खबर से लाखों छात्र टेंशन में हैं। उनका सवाल है कि आखिर कब तक पेपर लीक होते रहेंगे और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिरता रहेगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर शुवेंदु के पीए के मर्डर से जुड़ी हुई, जहां पर चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और इन सब के बीच 3 लोगों को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम देने के बाद आगे चलकर यूपीआई पेमेंट किया था और उसी से इनकी इन्फॉर्मेशन मिली, इनके लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसके बाद ये पकड़े गए। निर्वाचन आयोग जल्द एसआईआर के तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें करीब 40 करोड़ मतदाता शामिल हैं। पिछले महीने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के कारण आयोग ने इसे लागू करने में देरी की। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद आने वाले दिनों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू किया जा सकता है। अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया हो चुकी है। ये राज्य हैं यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और बिहार।
इसके अलावा असम में भी मतदाता सूची का विशेष पुनर्निरीक्षण किया जा चुका है। और बड़ी खबर मोहाली से है, जहां पर करप्शन के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मोहाली स्थित हेडक्वार्टर पर छापा मारा। विजिलेंस ब्यूरो के चीफ शरद सत्य चौहान के रीडर ओपी राणा पर 13 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। और जिसकी जांच कर रही सीबीआई ने बिचौलिए राघव गोयल के साथ सामने आई ऑडियो रिकॉर्डिंग को आधार बनाकर ये कार्रवाई की। इस पूरे रिश्वत कांड में विजिलेंस ब्यूरो के चीफ शरद सत्य चौहान की भूमिका भी जांच के घेरे में।